वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव कात्यान मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा हम पिछले 3 चैप्टर्स की रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं जो बोर्ड के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन। बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ 10th बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बेटा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत यूज होने वाला है बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने हैं एक बार उन पे नजर डालते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो है ना टॉपिक बेटा, वो हमें शुरू करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक है वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फ्रेमिंग है, जो कंडीशंस हैं, जो डी की कहानी है, हम वहां से शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान करना बेटा। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो हमारी जनरल फ्रेमिंग है वो आपने लिखी है बेटा, वो आपको पता भी है। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बेटा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक चीज स्पेशली लिखनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को मत भूलना बेटा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इट मे बी लीनियर इक्वेशन। तो बी केयरफुल, यहां पर बी और सी 0 हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इस चैप्टर की जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है बेटा वेरियस कंडीशंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। अब जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सीखी है पूरा साल, तो आपने ना बेटा डिस्क्रिमिनेशन मेथड अप्लाई किया होगा, जिसको कि हम रामबाण मेथड बोलते हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब ये जो डी का फॉर्मूला है, अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, डी का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा बेटा, आपने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप आपने इसका डेरिवेशन भी किया होगा, आपके टीचर्स ने करवाया होगा बेटा आपको। तो ये जो डी का वैल्यू आती है, इस डी की वैल्यू के बेस पे हम नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। आई होप बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता होंगे। इट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स विल बी देयर। इट मे बी 1, इट मे बी 0, इट मे बी 2, बट नॉट मोर देन 2। कंडीशंस आपने सारा साल पढ़ी होंगी। तो बेटा हम पहले केस से शुरुआत करते हैं। हमारे जो पहली कंडीशन है दैट इज डी इज ग्रेटर देन 0, सेकंड इज डी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज डी लेस देन 0। अब जो हमारी 3 कंडीशंस हैं, अब जनरल तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन एक स्पेशल बात है बेटा, वो स्पेशल बात आपके यहां लिख रखी है, आप थोड़ा सा ध्यान करना। जो पहला केस है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है डी हमारा क्या दे रखा है, पॉजिटिव। अब अगर हमारा डी पॉजिटिव है बेटा, तो हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट्स की नेचर तो आपने पढ़ी होगी बेटा। अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे जो जीरोज है, जो रूट्स हैं, वो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपने पढ़ा होगा बेटा रूट्स, तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट आई होप आप अंडरस्टैंड, रियल एंड डिफरेंट। जो रियल तो होंगे ही होंगे और दोनों डिफरेंट भी होंगे। आप ऐसा चाहो तो हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी बेटा, 5x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक हमारी x की वैल्यू 1 आएगी और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी -12/5। आई होप आपने पढ़ा होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम सारा साल पढ़ते थे ध्यान करना, जो MCQ में भी आता है, जिसके बेस पे मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी एक इक्वेशन है, कौन सी बेटा, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान आ गया होगा बेटा सर क्या कहना चाह रहे हैं। इनमें जो हमारे कोफिशिएंट्स का सम है, अगर मैं आपको अंडरलाइन करूं, इन कोफिशिएंट्स का अगर आप सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए विल बी इक्वल टू 0। तो इसका जब आपने आंसर जब उस टाइम पे निकाले थे क्लास में, तो आपको ध्यान होगा बेटा, एक तो इसका आंसर आएगा 1 और एक इसका जो सेकंड वैल्यू आएगी x की, वो आएगी कांस्टेंट और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे ये आंसर आते थे बेटा। ठीक है बेटा, ये आपके ना MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पे मैं लिख भी देता हूं। ये हमने जो आपको MCQs अलग से शेयर किए थे उसमें ये अलग से स्पेसिफाई था बेटा। तो ये कंसेप्ट मैंने ऊपर भी अप्लाई कर दिया, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 5 + 7 12 एंड 12 - 12 इक्वल टू
0। तो इसके जो दो जीरो, जो दो रूट्स आएंगे वो आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक आएगा कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इस चीज पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो टीचर आपसे जब वाइवा पूछेगा ना बेटा, वाइवा, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स की जब वो जिक्र करेगा तो यहां पर ना आपको ये दो पॉइंट दिख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, इनके बारे में बात करेगा और जो आप गलती करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसमें डी निकालना, तो आप डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जी बड़ी अच्छी बात, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, बी की वैल्यू कितनी है 7 और 4 इंटू 5 इंटू -12। अगर आप इसको सोल्व करेंगे 49, 4 5 जा 20, दिस इज 240 और ये सारा क्या बन गया 289। डी की वैल्यू आ गई बेटा 289। अब ये जो वैल्यू आई है ना बेटा डी की वैल्यू, ये वैल्यू जो आई है इसको आप यहां देखिए, ये रहा बेटा, ये रहा, इफ d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो हमारी ये d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू आई है 289, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर है, पता है आपको। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या आएंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो दोनों आंसर आए हैं ये आपके कौन से आंसर आए हैं, दीज आर रैशनल, और दोनों अनइक्वल हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, जैसा कि यहां भी लिखा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, या आप यहां भी देख सकते हैं यहां भी लिखा हुआ रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल, दोनों का एक ही मतलब है। अब अगर आप ये समझिए आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आंसर आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझिए, रैशनल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्जांपल ये 288 बन जाए या 300 बन जाए या और ऐसा नंबर बन जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहां देखिए क्या लिखा है, इफ d इज पॉजिटिव, यहां पर भी लिखा हुआ है d पॉजिटिव है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप इन दोनों कंडीशंस को बेटा एक बार थोड़ा सा ध्यान करना, इन दोनों कंडीशंस को, यहां लिखा हुआ है d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहां कह रहा है d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो उसके आंसर्स आएंगे वो आंसर्स क्या आएंगे बेटा, यहां आंसर थे रैशनल एंड अनइक्वल और यहां आएंगे इरैशनल एंड अनइक्वल। तो समझ लीजिए बेटा इस बात को, ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आप बोल के आंसर ये बोल तो देते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन इसके बाद का जो फर्दर कंक्लूजन है वो डिपेंड करेगा d परफेक्ट स्क्वायर है या d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके हिसाब से रूट्स आपके रैशनल और इरैशनल बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आप ध्यान करना, ये पहला केस है आपका d इज ग्रेटर देन 0, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी याद करवा दिया जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो अगली कंडीशन है d इज इक्वल टू 0, आप ध्यान होगा ये आपको टीचर ने कई बार बताया होगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मैंने लिख दिया बेटा एग्जाम। अब आप कहेंगे सर यहां आपने एग्जाम लिखा ऊपर नहीं लिखा एग्जाम, बेटा ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, ये एमसीक्यू में बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका d इज इक्वल टू 0 ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, और आप ये मान के चलना कि 99% आता है, आपके एग्जाम में भी आएगा बेटा, आएगा। तो इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा, d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। ठीक है बेटा, बहुत सारे केसेस आपने सारा साल पढ़े होंगे, d 0 आएगा तो रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल। एंड द लास्ट केस दिस वन, अगर d हमारा लेस देन 0 है, लेस देन 0 दैट मींस d इज नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है, जो कि वैसे 10th के सिलेबस में नहीं है, ये 11th के सिलेबस में शुरू होता है, लेकिन आपको टीचर ने 10th के सिलेबस में करवा दिया होगा बेटा, हमने भी करवाया था आपको। तो अगर d नेगेटिव है तो जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, और जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और जैसे ही वर्ड इमेजिनरी यूज होता है आपको ध्यान आ गया होगा, आपको आयोटा पढ़ाया गया था जिसकी वैल्यू थी √-1। तो बेटा ये जो बेसिकली है शुरुआत में जो पेज है ये है 3 कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0 जिसमें हमने 2 कंडीशन और पढ़ी, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। जो पहली कंडीशन है ये आपके पेपर में आती है एमसीक्यू में, लेकिन ये जो d इक्वल टू 0 है ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आती है। अब मैं आखिरी एक शब्द और बोल देता हूं, इसी से रिलेटेड है बेटा, ताकि आप इस स्क्रीन का
शॉर्ट ले लें, आप इसको अपने पास रखें और इस चीज का ध्यान करना जो मैं नोट डालने जा रहा हूं। कई बार पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा फाइंड के इफ, और आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो क्या कहेगा, इफ द इक्वेशन है रियल रूट्स। आपको ध्यान होगा बेटा, आपको जो एमसीक्यूज दिए थे इस चैप्टर के बाद में भी जो अरेंज करके दे रखे हैं वहां पर ये क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर यहां क्या खास बात है, अब खास बात सुनना बेटा, खास बात क्या निकल के आती है, खास बात ये निकल के आती है कि यहां एक वर्ड है रियल, रूट्स आर रियल, और अगर मैं d इक्वल टू 0 में भी जाऊं तो भी रूट्स क्या है, रियल। इन दोनों को देखो बेटा, बोथ आर रियल। अगर सिर्फ क्वेश्चन में यहां पर रियल रूट्स हो तो अब आप कौन सी कंडीशन लेंगे, आप d ग्रेटर देन 0 लेंगे, ये रहा, या d इक्वल टू 0 लेंगे। अब कंफ्यूज कतई नहीं होना बेटा, अगर ऐसा कुछ आए तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उस d की वैल्यू को फाइनली आपने क्या रखना है, ये जो भी आपकी d की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी केयरफुल बेटा, ये रहा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्या वर्ड लिखा है, रियल रूट्स, क्योंकि रियल रूट्स में ग्रेटर देन तो ये रहा बेटा कंडीशन, ग्रेटर देन ये रही और इक्वल टू ये रही, दोनों कंडीशन एक साथ फ्रेम करनी है और यहां से आपका जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन में इस साइन का महत्व बढ़ जाता है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस इक्वल टू के साइन को हटा देते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन वाला आंसर टिक कराते हैं, जिससे कि आंसर गलत आता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं जो पहली स्लाइड है आपकी नेचर ऑफ फ्रूट्स की आपको समझ आ गई होगी। इसके नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी बेटा, इस टेबल को आपने खुद फुलफिल करना है, यहां पर दे भी रखा है ये सारा डाटा, इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। अब आप यूं कहेंगे सर जो आपने ऊपर जो चीज लिखी क्या उसकी भी कुछ खास बात और बनती है, तो मैं आपको इस पेज पे जो आखिरी क्वेश्चन है एक बार ये और दिखाता हूं बेटा। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको ना रूट्स की नेचर बतानी है और आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब आप कहेंगे सर नेचर ऑफ रूट्स पे इतना सारा तो हमने पढ़ लिया है, तो ये तो कोई काम ही नहीं है। चलो जी देखते हैं, अगर आप यहां से डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो आप इसका डी निकालना बेटा, डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू -2√2 है, तो -2√2 का हम स्क्वायर कर देते हैं और 4 इंटू 1 इंटू 1, और आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 माइनस 4, और आप कहेंगे सर d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ध्यान से सुनना बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, यहां पर आपके क्वेश्चन में d की वैल्यू 4 आ गई, और जो d की वैल्यू 4 आ गई है कौन सी कंडीशन में लाई करती है, ये लाई करती है परफेक्ट स्क्वायर में। अब आप कहेंगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आप यूं कहेंगे सर इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट के अंडर जो आपने कैटेगरी पढ़ी थी कौन सी, रैशनल। आप कहेंगे सर इसके रूट्स तो रैशनल और डिस्टिंक्ट होंगे, भाई यही तो पढ़ के आए हैं अभी हम पिछली स्लाइड में। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो गड़बड़ बनेगी। क्यों गड़बड़ बनेगी, उसका रीजन यहां दे रखा है, बिकॉज क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट्स है ना बेटा वो रैशनल नहीं है। अगर आप इसके रैशनल कोफिशिएंट देखेंगे तो नहीं है, ये जो 2√2 है बेटा ये इरेशनल है। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई जब होगी जब वो रैशनल हो। आप इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2√2 और प्लस माइनस, और √d की वैल्यू 4 आई थी तो ये हो गया 2 और डिवाइडेड बाय 2, और आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया √2 प्लस माइनस 1। आपकी जो x की वैल्यू आई है वो ये आई है, और आप इनको देख सकते हैं बेटा, दीज रूट्स आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये रूट्स रैशनल नहीं है, ये रूट्स हमारे क्या हैं, ये रूट्स हैं हमारे इरेशनल। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन जो नेचर ऑफ रूट्स में आती है बेटा, और ये एनसीईआरटी में शायद जिक्र नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपकी रेफरेंस बुक्स में है बेटा। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे बेटा।
तो बेटा ये जो नेचर ऑफ फ्रूट्स का आपने इंट्रोडक्शन सुना, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस के लिए आते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स पे काफी बातें हो गई हैं हमारी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अगले पेज पे जो टाइप का आपको नाम दिखेगा और वो नेम ही बेटा अलग से लिखा हुआ है इक्वल रूट्स। और मैं पहले ही आपको अभी बताया बेटा इस टॉपिक पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और 99% बनते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान करना, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में भी आते हैं इक्वल रूट्स के और बेसिक के क्वेश्चन में भी आते हैं। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं इसने बोला है फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। पी के अलावा और भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहां आप देखेंगे पी है, यहां पी है, लेकिन यहां क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो अगर पी दे रखा है तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे, के दे रखा है तो के की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन इसने जो हमें कंडीशन दे रखी है द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो बेटा अब ये काम आप अपने आप कर सकते हैं। आपने साल में कई बार किया होगा। आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको आता है, उसके लिए आपके पास जो आपने फॉर्मूला याद किया है, डी का फॉर्मूला क्या है आप पढ़ा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वेरी ऑब्वियस आपके पास एबीसी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर एबीसी की वैल्यू होनी चाहिए वो आपको क्लियर दिख रही है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू p है, उठा के पुट कर दीजिएगा और इस सारे को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर भी आप इजीली कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये दो नजरिए से इंपॉर्टेंट है। एक तो कुछ बच्चे ना ए बी सी की वैल्यू निकालने में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं। अरे मेरे बेटा ध्यान से देखो, एक बार इसको मल्टीप्लाई तो करो। के एक्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। और जैसे आपने ये रखा आपको क्लियर दिखाई देगा बेटा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब आप क्या कहेंगे सर ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बेटा अब भी आप गलती करेंगे। कारण क्या है गलती करने का, ध्यान करना। अगर आप b की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल बिकॉज ऑफ इक्वल रूट्स। b की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -2k, a की वैल्यू क्या रखेंगे, k और ये 6। और इस सारे को सोल्व किया, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, ये आ गई बेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन बन गई यहां पर भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए डिपेंड करता है बेटा आपने कैसे कैसे सीखा है। आसान सा मेथड लगाते हैं, 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, a इंटू बी इक्वल टू 0। ध्यान होगा बेटा आपको, या तो 4k 0 होगा या k माइनस 6, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो या तो 4k की वैल्यू 0 होगी या k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब आप कहेंगे सर इसमें था क्या बताने का। बेटा आपकी जो k की वैल्यू आई है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस k की वैल्यू को अगर मैं यहां वापस रखूं, k की वैल्यू 0, तो ये सारा 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, बचेगा क्या सिर्फ 6। क्या 6 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। और उस बात की वजह से आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, k इक्वल टू 0। और हमारा जो फाइनल आंसर है वहां a की वैल्यू आएगी k इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक वाले भी। बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको इस टाइप का नाम ही दिख रहा है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के क्वेश्चन आपको ये दिखाई दिए। एक ये क्वेश्चन भी आपने कुछ रेफरेंस बुक्स में देखा होगा, ये भी इक्वल रूट्स है। इसमें बेसिक जो चीज है वो भी आपको आती है। इसमें बेसिकली दो चीज उसने दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसने कहा जी जो 7 है ये एक वैल्यू है, दिस इज ए रूट, ये इसका रूट है बेटा, ये है पहला काम, 7 इज ए रूट। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं आप सिर्फ इतना ही काम करें, सॉरी इसने हमसे कहा है 7 इज ए रूट। आप इसमें देखें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 7 इज ए रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब रूट का रोल तो आपको पता है, रूट जो होता है जिसका रूट है वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको यहां पर सिर्फ x की जगह उठा के क्या पुट कर देना है, 7 पुट करना बेटा। 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 2 98 प्लस 21p प्लस 7 इक्वल टू 0। सो 21p इक्वल टू -105
और सोल्व करके p की वैल्यू क्या आ गई, -5। ध्यान देना बेटा, मैं आपसे यूं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी है, समझिए यहां तक, मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और ये हो गया हमारा पहला पार्ट। लेकिन इसने आगे भी कुछ दे रखा है। उसने कहा उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसने क्या बोले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा आपकी जो ये क्वाड्रेटिक है, विच वन, 3x² प्लस 4px प्लस k इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के इसने क्या दे रखे हैं, इक्वल रूट्स। आ गया बेटा क्वेश्चन इक्वल रूट्स का। तो आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है, p दे रखा है, p को उठा के पुट कर दीजिए। सो इट विल बी 3x² माइनस 20x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो जैसे ही अब आपको ये p की वैल्यू आपने यूज की, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, इक्वल रूट्स। अब यहां से काम आपको खुद करना है बेटा, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 पे इक्वल पुट करना और वहां से सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी। तो बेटा ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इक्वल रूट्स के, इन पे आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा बेटा। अब आपको ना यहां पर 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे बेटा, आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है बेटा, इन 2 क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे बेटा। पहले क्या होता था बेटा, बिफोर कोविड ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, बच्चों ने ये क्रैम करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने एक बार फ्रेम कर दिया ये क्वेश्चन, कुछ बच्चे इसमें परेशान हुए, अब इससे भी फैमिलियर है। अब बच्चों को देख के क्या लगता है कि यू कैन डू इट इजीली, क्योंकि अलजेब्रा ही तो है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो उलझ जाएंगे। जो पहला स्टेप है वो फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं उलझेंगे, ध्यान करना। सबसे पहले तो आपने एक चीज पढ़ी हुई थी बेटा, आपको ध्यान होगा, आपका कोई भी फंक्शन हो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, अदरवाइज आपका फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको यहां x दिख रहा है और एक इसमें x दिख रहा है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये ध्यान करना है, ये x 0 नहीं होना चाहिए, एक तो ये बता रखा है, और ये 0 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ a प्लस बी। अगर x की जगह मैं ये रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप इनिशियली ध्यान दे लो, ये बाद में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू एक तो 0 नहीं आनी चाहिए, और ये पार्ट कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही काम वहां है, x की वैल्यू जो यहां बनती है, जैसे ये कह रहा है 0 नहीं आनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, और x की वैल्यू यहां 0 बनाने में जिसका योगदान है वो वैल्यू आप यहां लिख दीजिए कि ये वैल्यू भी x की नहीं हो सकती, अगर आए तो रिजेक्ट कर देंगे बेटा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, सिर्फ मैं जरा सी शुरुआत बताता हूं, आपको ध्यान आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने साल में काफी बार किया है। आपका जो फोकस है वो एक इस x पे और एक इस x पे होना चाहिए। सबसे पहले अपने x वाले पोर्शन को अलग कर लीजिए, 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और ये जो 1/x है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और इक्वल टू में 1/a प्लस 1/b। मैं थोड़े से एडवांस स्टेप करूंगा बेटा, 1-2 स्टेप बीच में शॉर्ट कैलकुलेशन के लेके आऊंगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, ये x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एलसीएम ए बी और ए प्लस बी, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक्स से एक्स कैंसल, और ये सारा क्या बन गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहां पर क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। अब बेटा आप इस माइनस ऑफ ए बी को भी अगर मैं इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन लगाएं? नहीं बेटा, जरूरत नहीं है। आप यहां से कॉमन निकालिए, यहां से कॉमन निकालिए, यहां से आपका x कॉमन क्या बच गया, x प्लस ए, और यहां से b कॉमन x प्लस ए। अब आपको बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, x प्लस ए दोनों से कॉमन, और बच क्या गया, x प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस ए, और यहां से आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू
माइनस ऑफ बी। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस स्टेप पे सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद तो एक रूटीन अलजेब्रा चल रहा है। ऐसा ही पार्ट आपको यहां करना है, जिनमें ये x है पहले x को एक तरफ लेके आइएगा जैसे हम लेके आए हैं, फिर एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे यहां पर एक पार्ट कैंसिल हुआ है वहां भी कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्वल रूट्स हो गया, हमारा एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट सीरीज, एक आधी बार ना बेटा ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, और वैसे तो ये ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे आता है। अब अगर ये एमसीक्यू के तौर पे आ रहा है ना तो बेटा ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का है, रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, और ये अंदर चलता जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 अप टू इनफाइनाइट, ये चलता जा रहा है। अब इन क्वेश्चन को करने का अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, रूट के अंदर कौन सा नंबर है 6 कौन से लगातार दो नंबरों की मल्टीप्लाई है, बी केयरफुल, लगातार दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन, तो आप कहेंगे सर 3 into 2। इनमें से बड़ा नंबर कौन है बेटा, आप कहेंगे सर 3, तो मैं आपसे यूं कह रहा हूं बेटा इसका आंसर 3 लिख दो। अब आप कहेंगे सर 2 क्यों नहीं लिखा, तो बेटा मैं आपसे एक चीज अभी ये सब्जेक्टिव वे में बताता हूं कि अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू की बजाय 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले इस सारी वैल्यू को x लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, अब ध्यान के आप सुनना ध्यान से, x जिसको पुट किया है वो क्या था रूट 6 अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से इसको देखना बेटा एक बार यहां से, तो आपको क्या दिखाई देगा रूट 6 अप टू इनफाइनाइट, और इसी का नाम अभी हमने क्या रखा है x। सो दैट मींस अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये जो आपको ग्रीन मार्कर से दिखाई दे रहा है इसका नाम हमने वापस से क्या रख दिया x रख दिया, और जैसे ही रूट आएगा आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो आप कहेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x, सबको एक तरफ ले आइएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना लीजिएगा, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -2। अब बेटा वहां से मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंसर 3 आएगा, अब आप देख रहे हैं आंसर 3 आ गया। अब कहानी ये है कि ये पोर्शन रिजेक्ट क्यों होगा बेटा, कॉमन सेंस आपने पढ़ा है, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू 1.41, रूट 3 1.732, रूट 4 2, रूट 5 2.23, रूट 6 2.41 एंड सो ऑन। अब आप दिमाग लगाइए कि यहां पर रूट 6 है, उसके अंदर एक और वैल्यू आएगी जो कि यही आ रही है 2.41, और ये वैल्यू जब 6 के स्क्वायर रूट में ऐड होगी, यानी 6 का स्क्वायर रूट ये है, और इसी में जब इसका स्क्वायर रूट भी ऐड होगा तो वो वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है, दिस वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 2, ये 2 से छोटी नहीं हो सकती, ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर वैल्यू हमें पहले से पता है कि 2 से बड़ी आएगी तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर 3 आएगा, और यहां से भी 3 आ रहा है और वहां से भी 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ बस मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा अप्रोक्स आंसर दे रहा है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वन, दिस इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी आनी चाहिए उसकी लगभग ये वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी मेन टाइप्स अभी हो गई हैं। इसके बाद हमारे जो बचते हैं बेटा, वो हमारे बचते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ये रहे बेटा, दीज आर द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको इस स्लाइड पे काफी सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बेटा, और टाइप का आपको नाम दिख रहा है नंबर बेस्ड। ये इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, अगर मैं इनको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, वैसे भी आपको ये पीडीएफ आपके पास है, तो ये जो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें मेरे करवाने लायक कुछ नहीं है। तो मुझे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है और जो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेस्ड। मैं आपसे बस एक चीज रिमाइंड करवा दूं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं लगातार, सबको पता है, लेकिन आप यहां पर ना अलग अलग टाइप के लगातार नंबर देखोगे बेटा। आप यहां पर जो लगातार नंबर देखोगे थोड़ा सा ध्यान करना,
मैं एक बार बता देता हूं। यहां लिखे हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पहली चीज। ओके, यहां लिखा हुआ है टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी ये दोनों तो एक ही बात है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहां लिखे हुए हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यहां पर वर्ड आ गया ओड, इस पे फोकस करना। अगले में आ गया टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो यहां पर कॉन्जिक्यूटिव के बाद इवन आ गया। यहां आ गया टू सक्सेसिव, ये जो वर्ड है बेटा सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब भी कॉन्जिक्यूटिव ही होता है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, समझिए बेटा। तो यहां पर ना आपको कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं। अब ये आपको ध्यान होगा, पहले भी पढ़ा था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेटा ये सारा खेल होता है इसमें डिफरेंस, कि आप जो नंबर ले रहे हो उनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपके सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो आप दो नंबर, एक एक्स सेलेक्ट करो और एक एक्स प्लस 1, आप ये नंबर लेट कर सकते हैं। अगर यहां पर भी लिखा है तो ये सेम काम करेगा, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यहां है टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, बेटा ओड नंबर 1 3 5 7, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। तो इसके हिसाब से आपको जो पेयर लेना है वो लेना है एक्स एंड एक्स प्लस 2। मैं यहां सिर्फ इनके हिंट हिंट बता रहा हूं, मैं कैलकुलेशन के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आपके आंसर्स मैच ना हो तो यू कैन आस्क मी। यहां पर आपको अगर आप x और x प्लस 2 मान के चल रहे हैं तो आपको ये लेट करना पड़ेगा कि x आपने क्या मानना है ओड, क्योंकि अगर x ओड है तो ही x प्लस 2 ओड आएगा, समझना बेटा। अगर बाई चांस आपका x इवन आ जाए तो वो x आपने रिजेक्ट कर देना है और ओड वाला नंबर लेना है। और अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आपको एक और दूसरी चीज भी ध्यान आएगी, आपको ये भी पढ़ाया था, आप एक नंबर ले लीजिए 2x प्लस 1, ध्यान आया होगा बेटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ ओड नंबर। और अगला आप ले सकते हैं 2x प्लस 3। अगर आप इन नंबर से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो यहां आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही चीज अगर मैं यहां लिखूं इवन नंबर, तो एक इवन नंबर क्या है 2x और अगला इवन नंबर क्या आएगा 2x प्लस 2। यहां आपको लेट करने की जरूरत नहीं है कि ये इवन नंबर है। ये जो पेयर है ये 100% इवन नेचुरल नंबर्स का पेयर बनेगा बेटा। और अगर आप इस टाइप से लेते हैं तो आपको अगर एक x ले रहे हैं तो फिर से अगला क्या लेना पड़ेगा x प्लस 2, और आपको ये x को क्या लेट करना पड़ेगा इवन नंबर, ये इवन होगा तो ही x प्लस 2 भी इवन होगा। ठीक है बेटा। अब एक चीज समझना, ये चीज आपने कई बार पढ़ी हुई है, क्या बेटा कि जो इवन नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये जो आपने नंबर लिए हैं ये नंबर आप यहां देख सकते हो, ये जो नंबर है ये 2 की टेबल में आ रहे हैं। इनको लेने का एक और तरीका भी है बेटा, क्या अगर वो हमसे यूं कह रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो और 2 इंटू एक्स प्लस 1, समझिए बेटा। अब 2 इंटू एक्स यही बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 यही बनेगा। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के आपने पेयर ले लिए। अगर ये डिविजिबल बाय 2 हम ऐसे ले रहे हैं तो डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 5 लिखा हुआ है बेटा, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स और अगला क्या लेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 1। इसका मतलब यहां पर जो मुझे 2 नंबर लेने हैं, एक मैं ले सकता हूं 5x और अगला हमारा क्या बन जाएगा 5x प्लस 5। तो बेटा यहां मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स कैसे एज्यूम करने हैं ये बताया है, बाकी कंडीशन आपने पढ़नी है। कंडीशन जैसे यहां प्रोडक्ट दे रखी है तो आपको इनकी प्रोडक्ट लेनी है, जो ये क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 20। यहां पर आपको क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स, तो आपको इनके स्क्वायर्स का सम करना है, स्क्वायर्स कीजिए और इनका सम कर दीजिए, ये रहा जी। अब आप इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएंगी। तो इस टाइप से ना ये आपके हर क्वेश्चन में, यहां पर भी क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स, यहां क्या दे रखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो इस टाइप से आपने इन पर्टिकुलर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कंडीशन फ्रेम करनी है, आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी और वहां से सोल्व करके आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, जिनसे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है। और इन क्वेश्चन को दोनों को मैं फिर बोल रहा हूं, या तो ऐसे सोल्व कर लो या ऐसे सोल्व कर लो, फाइनली जो आंसर है वो सेम आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन के बारे में कहूंगा ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। यहां आपको लेट करने की जरूरत है, वहां स्टैंडर्ड फॉर्म आपने ली है तो लेट करने की जरूरत नहीं है बेटा।
ठीक है बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के पेपर में कई बार देखा जाता है, तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करना। टाइप कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में अलग अलग टाइप है, और ये सारा खेल है डिफरेंस का, कि आप जो नंबर ले रहे हो उनमें डिफरेंस कितना लेना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे नंबर्स बेस्ड टाइप हो गई। अब ये टाइप आएगी बेटा जो आपकी सारा साल प्रॉब्लम रही है, पता नहीं आप कितनी बार डाउट्स लेते हैं फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है, और ये पेपर में आती है। ये टाइप बताने से पहले मैं अगली टाइप की तरफ चलूंगा बेटा। टाइप का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और बेटा मैं आपको एक चीज बोल दूं, उम्मीद करता हूं आपको ध्यान होगा, टीचर ने वैसे भी आपको कई बार बताया होगा। ये जो टाइप है ये आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपके हर एग्जाम में आया है, आपके प्री बोर्ड्स में भी आया होगा, और आपके पीवाईक्यूज में भी आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब ये क्वेश्चंस वैसे तो आपने साल में कई बार पढ़े हैं, मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन बनानी बताता हूं। सबसे पहले ध्यान करना, यहां पर वैसे तो आपको कंपैरिजन वैल्यू और टोटल ये वैल्यू, इन दो टाइप के कंसेप्ट पढ़े थे आपने। अगर हमारा टोटल होगा तो मुझे ऐड करना होगा, और अगर हमारा कंपैरिजन होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये चीज आपने पढ़ी होंगी बेटा। अब जो कंपैरिजन दे रखा होगा वो स्पीड का भी होगा, वो टाइम का भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हो। ठीक है बेटा, ध्यान आएंगे आपको चीजें। एक इस कंसेप्ट का और ध्यान रखना बेटा। अच्छा एक चीज रह गई है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोर टाइम टेकन माइनस लेस टाइम टेकन इक्वल टू कंपैरिजन वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आप टाइम ले रहे हैं, अगर आप स्पीड ले रहे हैं, तो मोर स्पीड माइनस लेस स्पीड और इक्वल टू कंपैरिजन वैल्यू ऑफ द स्पीड। आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो हमने रेगुलर जो आपको क्लासेस में नोट्स दिए थे वहां पर दोनों टाइप से क्वेश्चन करवा रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग भी और स्पीड के अकॉर्डिंग भी बेटा। ठीक है, और एक इस कंसेप्ट का ध्यान करना है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, बी केयरफुल, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, एग्जांपल मैंने दोनों जगह 10 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, एक के डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, एक के डिनोमिनेटर में 5 लिखा है। अब इनमें से बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कह रहा है 10 के और ये भी 10 के हिस्से करने हैं, ये कह रहा है 2 हिस्से करने हैं, वो कह रहा है 5 हिस्से करने हैं। अगर मैं 2 हिस्से करूंगा तो 5 पार्ट बनेंगे, और 5 हिस्से करूंगा तो हमारे दो की वैल्यू आएंगी। और आप इसमें देख लो बड़ा ये राज। बी केयरफुल बेटा, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी होगी, 2 और 5 में से आपको 2 छोटा दिख रहा है, तो जो वैल्यू छोटी होगी वो पार्ट ओवरऑल बड़ा बनेगा, और हमें बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो बेटा ये हमारा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है जो आपको क्वेश्चंस के टाइम ध्यान करना है। मैं फिर एक चीज बोल दूं, टोटल हो तो हमें ऐड करना है, और अगर कंपैरिजन है तो हमें माइनस करना है। कंपैरिजन के लिए हमें पता कैसे चलेगा? कंपैरिजन के लिए मुझे पता चलेगा बेटा मोर और या लेस, यहां से कंपैरिजन पता चलेगा, और टोटल हमें दे रखा होगा। आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे, इस स्लाइड को, तो यहां पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और इसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट इसी टाइप के आपको बेटा अलग से 11 क्वेश्चंस और दे रखे हैं। मैं फिर बोल दूं, ये आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जितने आप इक्वेशंस बनाएंगे बेटा उतना आपका काम आसान रहेगा। मैं आपको यहां पर 2 क्वेश्चन दिखाता हूं कंपैरिजन के तौर पे। एक क्वेश्चन है कंपैरिजन का और एक क्वेश्चन है टोटल टाइम का। तो कैसे करना है, यहां पर आप देखिए, टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर। ये डाटा आपको दे रखा है, यू कैन सी। यहां आप देख सकते हैं उसने ये राजी मोर कंपैरिजन वैल्यू दे रखी है, उसको कितना टाइम लगता है ये ट्रेवल करने में, और अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो उसने वही बता रखा है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरी इक्वेशंस कैसे फ्रेम होंगी, ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहां ऊपर भी दिखाई देगा। ये रहा बेटा, इन ए फ्लाइट, आप एक बार दोबारा से देखिए, इन ए फ्लाइट फॉर 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से स्पीड कम हो गई। उसकी जो एवरेज स्पीड है फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कम हो गई है। कम हो गई तो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। और उसने कहा कॉन्सिक्वेंटली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो हमें क्या निकालने हैं, ओरिजिन ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मुझे टाइम बताना है। अब आपको मैं ध्यान दिलाता हूं बेटा, इसमें कैसे करते थे,
मैं फिर कह रहा हूं, या तो स्पीड के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेंगे। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द फ्लाइट, जो ओरिजिनल स्पीड आपकी फ्लाइट की है उसको हमने क्या लेट कर लिया, x किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर लिया बेटा। डिस्टेंस हमें इसमें कितना बोल रखा है, डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। तो यहां से अगर हम टाइम निकालने जाएं तो क्या आएगा, 600 बाई x आवर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो है पहली कंडीशन। अब इसने नई कंडीशन क्या बोली कि उसकी स्पीड कम हो गई 200 किलोमीटर पर आवर बेटा। अब जो नई स्पीड है, न्यू स्पीड ऑफ द फ्लाइट, वो कितनी हो गई बेटा, वो हो गई 200 किलोमीटर कम। पहले x थी, अब हो गई x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस तो सेम है बेटा, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। और यहां से अगर हम जो टाइम निकालते हैं वो क्या आएगा, 600 अपॉन x माइनस 200 आवर्स। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको सब ध्यान आ रहा होगा। अब जो दोनों कंडीशन है आपने लिख ली, ठीक है। यहां पर टोटल टाइम नहीं है, अगर टोटल टाइम होता तो मैं इन दोनों को ऐड करके टोटल टाइम के इक्वल रख देता। यहां उसने क्या बोला है, उसकी जो डिफरेंस आया टाइम में वो 30 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। यू ऑल नो 30 मींस हाफ आवर, हाफ आवर का डिफरेंस आ गया बेटा। तो अब इनमें से ना बड़ी वैल्यू कौन सी है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरा न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर वाली छोटी वैल्यू है वो आंसर बड़ा आएगा। यहां x है, वहां x माइनस 200 है डिनोमिनेटर में, तो हमारी जो वैल्यू है x माइनस 200, ये वैल्यू हमारी पहले आएगी डिनोमिनेटर वाली, और माइनस 600 बाई x। सो टाइम टेकन माइनस टाइम टेकन इक्वल टू टाइम टेकन, और टाइम टेकन कितना फर्क आ रहा है, हाफ एन आवर बेटा। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने आपको एक टोटली पूरा फ्रेम करके दिखा दिया है, अगर आप ऐसे पहचान सकते हैं तो मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कंपैरिजन टाइम है तो माइनस आया इक्वल टू कंपैरिजन टाइम। अगर टोटल दे रखा होता तो यहां प्लस आता और इक्वल टू टोटल टाइम आता, जो कि अगला ही क्वेश्चन की बना है बेटा। अब मैं ये बार बार ये फ्रेम नहीं करूंगा, अगले की मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं। इसको सोल्व करना आपको आता होगा, नहीं आए तो यू मे आस्क मी इन द क्लास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मैं अगले क्वेश्चन में जो मेन चीज दिखाऊं आपको, यहां दे रखा है इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। तो यहां पर जो टोटल टाइम है, दोनों टाइम को ऐड करके इक्वल टू क्या आएगा, 3 आवर्स बेटा। ठीक है, आप अलग अलग कंडीशन फ्रेम कर लीजिए। डिस्टेंस यहां पर अलग अलग दे रखी है, 63 एंड 72, तो 63 अलग हो जाएगा, 72 अलग हो जाएगा। और उसने कुछ स्पीड के बारे में बोल रखा होगा, उसकी स्पीड कम बढ़ गई है 6 किलोमीटर पर आवर। एक में x ले लीजिए और एक में x प्लस 6 ले लीजिए, और इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा। क्लियर बेटा, तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से करना, और इसके काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपको करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का, इस पे स्पेशली फोकस करना। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन हमारा बचता है बेटा, वो हमारी ये लास्ट टाइप बचती है, और हमारी ये ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएंगी। ध्यान करना बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी कई बार पेपर में आते हैं, आपने कई बार पढ़ी भी होंगी, हमने रूटीन एग्जाम में कई बार की है। When total remain constant while rest two things are inversely proportional to each other। कल हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ऐसा ही यहां पर है बेटा, कई बार पेपर में आता है, थोड़ा सा ध्यान करना बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ए मैन बाय ए नंबर ऑफ पेन फॉर ₹80। एक आदमी 80 रुपए में कुछ पेन खरीदता है। क्लियर बेटा, अमाउंट इज 80 रुपीज। अब उसने कंडीशन क्या दी, इफ ही हैज बोट 4 मोर पेन्स, अगर वो 4 पेन ज्यादा खरीदता है, इस पे फोकस करना, फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में अगर 4 पेन ज्यादा खरीदता है। बेटा पैसे उतने ही हैं, पेन ज्यादा कब आएंगे, जब पेन कम कीमत के लोगे। तो उसने कॉस्ट क्या बोल रखी है, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹1 लेस। हर एक पेन की कीमत 1 रुपए कम होगी। अगर आप 1 रुपए सस्ते वाला पेन लोगे तो पेन ज्यादा आने हैं। ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, आप भी शॉप पे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाय, उसने टोटल कितने पेन खरीदे। तो बेटा जैसा कि आपको यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है, आप ये कंसेप्ट जो लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी शॉप पे जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, आपने दुकानदार से पूछा अंकल ये 1 पेन कितने का आता है,
कॉस्ट आपको बता देंगे वो। फिर आप अगर यूं बता दें दुकानदार को कि नंबर ऑफ पेन, मुझे ऐसे ही 4 पेन और चाहिए, तो आपका टोटल बिल क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाई 4 पेन्स, तो आपका हमारा क्या आ जाएगा, टोटल बिल जितना आएगा। तो कंसेप्ट ये रहा आपके सामने। अब इस कंसेप्ट को इन क्वेश्चन में पिरो दीजिए। कैसे, शुरुआत में हमने लेट कर लिया कि जो हमारे नंबर ऑफ पेन है उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स, नंबर ऑफ पेन हमने एक्स लिए, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या मान लो, रुपीज वाई। और ये कंसेप्ट आपको क्या दिखा रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट हमारी क्या बनेगी, रुपीज एक्स वाई। भाई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। लेकिन एक्चुअल में टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, टोटल अमाउंट कितना है हमारा 80। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या बनी, एक्स वाई इक्वल टू 80। ये तो है हमारी रूटीन इक्वेशन। अब इसने जो कंडीशन दे रखी है वो यहां फ्रेम कर दीजिए। उसने क्या लिखा, ही हैज बोट 4 मोर पेन, 4 पेन ज्यादा खरीदने हैं। पहले पेन कितने खरीदे थे, एक्स, अब कितने हो गए, एक्स प्लस 4 हो गए बेटा। उससे क्या हुआ, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹1 लेस, पेन की कीमत 1 रुपए कम हो गई, पहले वाई थी अब कितनी हो गई, वाई माइनस। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी मल्टीप्लाई उसने बोल रखा है कि उसी अमाउंट में उसने लेना है, तो x प्लस 4 और इंटू वाई माइनस 1, ये हमारी क्या हो गई टोटल कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट हमारी थी कितनी बेटा, 80 रुपीज। तो बस x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये एक्स वाई की वैल्यू जब आप इनको सोल्व करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 80। आप यहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू 80 आई है इसको यहां फ्रेम कर दीजिएगा, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस 4y किसके इक्वल आ जाएगा, 4। अब बच्चा यहां कंफ्यूज क्या होता है, बच्चे को लगता है सर हम लीनियर इक्वेशन पे आ गए, लेकिन दूसरी लीनियर इक्वेशन कहां है बेटा। अब आपको यहां से वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/x, और इस y की वैल्यू को उठा के अब आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कीजिएगा, x और y की वैल्यू निकाल के आप फाइनली आंसर बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है आप इसको बड़े ध्यान से करना, पेपर में आती है बेटा। और इसके जो और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे बेटा, एक बार आपकी स्क्रीन पे, आप इनको घर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो मेरी तरफ से बेटा चैप्टर 4 ऑलमोस्ट डन। PYQs आप और देखेंगे, आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको ये चैप्टर किस तरह करना चाहिए। ठीक है क्लास, थैंक यू बेटा। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करना। ये मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये भी पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है जो आप कई बार पूछते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन करने के ना कुछ वो होते हैं प्री डिटरमाइंड, आपको जो सपोज करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था 2 डिजिट नंबर का प्रोसीजर आपने देखा, एज का क्वेश्चन देखा, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस देखे, जिसमें आपको लेट करना है, वैसे ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में आपको बेटा ये वाला फॉर्मेट जो है, ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान होगा, आपने सारा साल पढ़ा है, स्पीड ऑफ बोट मैन, क्योंकि अगर बोट है आदमी उसके ऊपर है बोट पे, तो बोट की और मैन की स्पीड एक ही काउंट होगी। लेकिन यहां पर स्पेशली फोकस है स्टिल वाटर, पानी की स्पीड नहीं है, ध्यान करना, पानी रुका हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं बेटा, ध्यान करना, बी केयरफुल। हम लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट को अगर मैं क्या मान लूं, x किलोमीटर बराबर, लेकिन खड़े पानी में, पानी मूवेबल नहीं है, और पानी की स्पीड आपको अलग से लेनी पड़ेगी, उसको हमने क्या ले लिया, y किलोमीटर बराबर। ठीक है बेटा, अब आपको फोकस किस पे करना है, ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम क्या हुआ होगा और ड्यूरिंग अपस्ट्रीम क्या हुआ होगा। अब आप कहेंगे सर बीच में ना एक स्टेप रह गया ये वेयर, अब ऐसा क्यों रह गया, ध्यान करना, इसकी यहां पर हमें अज्यूम करना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन y। आप कहेंगे सर क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर बार यही होगा, नहीं बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं होगा कि अगर बोट इस तरफ आ रही है, पानी इस तरफ जा रहा है, अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो बोट को पीछे की तरफ धकेलेगा बेटा, समझना। लेकिन हम यहां जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हमारी बोट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और बोट आगे तभी बढ़ेगी जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी और पानी की स्पीड इससे कम होगी, समझिएगा। इसीलिए हमें ये एज्यूम करके चलना है कि x इज ग्रेटर देन y बेटा। ठीक है, तो बेटा अब ये केस आपने पढ़े होंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो स्पीड ऑफ बोट क्या बन जाएगी, अपस्ट्रीम, सॉरी ये अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बन जाएगी x माइनस
y किलोमीटर बराबर, और स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में क्या बन जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर बराबर बेटा। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई। अभी हमने पिछले टाइप्स में क्या पढ़ा था, कंपैरिजन वैल्यू हो तो माइनस करेंगे, टोटल टाइम है तो प्लस करेंगे, वही सारी चीज। अब आप यूं कहेंगे सर यहां पर ध्यान से सुनना, यहां क्या लिख रखा है, इन केस ऑफ कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन दे रखा हो तो आपको ना यहां पर क्लियर पता है कि इनमें से जो टाइम टेकन, ये जो आपको टाइम टेकन दिख रहा है ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, और ये टाइम टेकन दिख रहा है ड्यूरिंग, सॉरी ये डाउनस्ट्रीम और वो अपस्ट्रीम, आपको पहले से पता है कि कौन सा टाइम इनमें से ज्यादा है। पढ़ा है आपने कैसे बेटा, अपस्ट्रीम होती है अपोजिट डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम होती है सेम डायरेक्शन। जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा स्पीड ज्यादा हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनमें से टाइम ज्यादा कौन लेगा, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, ऑब्वियस सी बात है बेटा अपस्ट्रीम। तो अगर आपका क्वेश्चन कभी ऐसा हो तो आपको पहले वो टाइम लेना है टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, और फिर माइनस टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के टाइम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस करके, और जो भी आपकी कंपैरिजन वैल्यू है टाइम की आपने वो रखनी है बेटा। ठीक है बेटा, हमेशा अपस्ट्रीम पहले आएगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम बाद में आएगा। और अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो आपको इनको ऐड करना है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये तो हुआ बेसिक। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान करना, यहीं पर मैं चेंज करूंगा क्योंकि मेरे पास यहां ज्यादा स्पेस नहीं है। इसने दिया बेटा द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर। इसकी जो वैल्यू है उसने दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो मैं यहीं पर बेटा इसी को मैं चेंज कर देता हूं और यही मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे उसने क्या लिखा बेटा, एक तो आप यहां देखो हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये रही बेटा, मुझे ये निकालनी है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, y किलोमीटर पर आवर। और अब यहां पर ये चीज क्लियर आप ध्यान कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो वैल्यू है 8 यहां पर y से बड़ी होगी, समझ लेना बेटा, यानी y की वैल्यू 8 से छोटी आनी चाहिए, ये कंडीशन है बेटा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट जब आप अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फिल करूं तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा बेटा, x की जगह आप देख सकते हैं हम यहां पर 8 रख देंगे, ये 8 प्लस वाई और ये 8 माइनस वाई। तो बेटा डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ के देखना। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का 22। तो डाउनस्ट्रीम में हम यहां पर डिस्टेंस क्या रखेंगे 22, और स्पीड कितनी है बेटा 8 प्लस वाई आवर्स। यहां पर डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 और स्पीड कितनी है 8 माइनस वाई एंड दिस इज आवर्स। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको ये फॉर्मेट फिल करना है। जब आपका ये फॉर्मेट फिल हो जाएगा तो आपको उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, हमें स्पीड निकालनी है बेटा। अच्छा, मुझे यूं लग रहा है बेटा इस क्वेश्चन में ना शायद ये मिसिंग रह गया लिखना कि ये नहीं दे रखा है बेटा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने घंटे में जा रही है 5 आवर, दोनों का मिला के 5 आवर दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों टाइम ऐड करने हैं और इक्वल टू में क्या रख देंगे 5 आवर्स। तो पहला टाइम आपका क्या आया बेटा, ये रहा 22/8 प्लस वाई, और दूसरा क्या आएगा 15/8 माइनस वाई। इसको एलसीएम लेके सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही y हमारी क्या है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बेटा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के प्रोसेस में आपको ये पहले से फॉलो करना है, इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चलाना है बेटा। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहां पर आपको यही दिखेगा 1 आवर मोर। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये क्या दे रखी है कंपैरिजन वैल्यू। और कंपैरिजन वैल्यू में अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें पहले किसका टाइम लेना है अपस्ट्रीम का टाइम, और माइनस फिर हमें कौन सा टाइम लेना है डाउनस्ट्रीम का टाइम, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बाद इक्वल टू कंपैरिजन वैल्यू। कंपैरिजन वैल्यू कितनी है बेटा 1 आवर, और डिस्टेंस बाय स्पीड ये है, यहां हमारी क्या आ जाएगी टाइम टेकन। तो ऐसे ही आपको फ्रेम करना है, यहां माइनस आएगा और इक्वल टू 1 आवर। क्लियर बेटा, तो ये हो गई बेटा हमारी सारी टाइप।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बड़ा ध्यान से करना बेटा इस टाइप। अच्छा ये जो टाइप है ना, ये स्पीड डिस्टेंस जो हमने प्लेन वाले क्वेश्चन पढ़े थे उनके साथ में कई बार चॉइस में आता है, तो आप मेजोरिटी में आप थोड़ा सा फोकस करना अगर आप इस पे कॉन्फिडेंट हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा वही एरोप्लेन, ट्रेन और वही वाले क्वेश्चंस करना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से थोड़ा सा बचना। और अगर चॉइस नहीं हो तो फिर आपको करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान करना। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, अगर मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं, सिर्फ स्लाइड्स। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। उसके बाद इक्वल रूट्स के क्वेश्चन जिसमें हमें किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर रूट का कंसेप्ट, रूट गिवन था, और फिर इक्वल रूट्स का कंसेप्ट बेटा। उसके बाद हमने ये दो स्पेशल क्वेश्चन देखे, इनको सोल्व करने के लिए x एक तरफ, फिर कॉमन निकाल के एलसीएम लेके करना। इनफाइनाइट सीरीज का हमने शॉर्टकट भी पढ़ा, रूटीन प्रोसीजर भी पढ़ा बेटा। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेस हमने क्वेश्चन पढ़े कि डिफरेंस कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको अभी नोट डाउन करवाई बेटा। उसके बाद ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अभी सबसे लास्ट टाइप में काउंट हुआ बेटा। उसके अलावा हमने स्पीड डिस्टेंस, ये ट्रेन एरोप्लेन के क्वेश्चंस किए बेटा। कंपैरिजन वैल्यू है या टोटल टाइम है, इसका स्पेशली ध्यान करना, वहां पर आप छोटी सी गलती से 5 नंबर कट करवा लोगे बेटा। और जो आखिरी हमारी टाइप बची थी बेटा, वो थी हमारी टोटल रिमेन कांस्टेंट, और जो आपको ये अभी पेन और कोस्ट वाला जो क्वेश्चन करवाया था, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन ये थे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। आई होप बेटा बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट्स बना लीजिएगा, और जो पीडीएफ के क्वेश्चन है ये करने के अलावा पीवाई की जोर कीजिएगा, बड़ा अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू क्लास।